हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा विक्ट्री नेक्स्ट क्लासेस के यह प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम नया टॉपिक चालू किए हैं, वैदिक सभ्यता। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि वैदिक सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, यहाँ का समाज कैसा था, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन, यह सब देखेंगे। और वैदिक सभ्यता में लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करते थे, आर्थिक जीवन क्या था। हम लोग कल के क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन ये सब देखे थे। आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता के ऊपर बात करेंगे। जैसे हम लोग कहे थे कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस प्रकार हुआ, अंत किस प्रकार हुआ, उसका बारे में जाने थे। उसका समाज कैसा था, राजनीतिक जीवन क्या था, आर्थिक जीवन क्या था। ठीक उसी प्रकार वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ का स्त्रियाँ का हाल क्या था। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियाँ का हाल बहुत अच्छा, लोग स्त्रियों को सम्मान करते थे। वैदिक सभ्यता में क्या वही बात है। और जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता था, और वैदिक सभ्यता में देखेंगे क्या ये भी शहरी सभ्यता है, हम लोग वीडियो में देखेंगे। यह वैदिक सभ्यता के लेक्चर नंबर 1 है। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो वैदिक सभ्यता से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए, इतिहास वैदिक सभ्यता लेक्चर नंबर 1। वैदिक सभ्यता के जो भी हम इस पर बोर्ड पर टॉपिक लिखे हैं, आप हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझाएंगे तो इस पर मार्कर उगा देंगे। चलिए, वैदिक सभ्यता इसका का जैसे कि आप लोग इतिहास के पहला क्लास यदि हम मेरा किए होंगे तो अधिऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर ऋग्वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया, पहला ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को आप पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। ऋग्वैदिक काल को पूर्व ऋग्वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल। आप लोग बताइएगा, बोलिएगा ऋग्वैदिक काल का काल क्या है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर ऋग्वैदिक काल के काल क्या है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इससे 600 ईसा पूर्व के बाद ऐतिहासिक काल चालू हो जाता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यह सब पढ़ने को मिलता है। महाजनपद के बारे में, महाजनपद जो भी वैदिक सभ्यता में जो भी लोग थे उस जन का प्रयोग, जन में रहते थे, वही जन आगे जाके महाजनपद बनता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखे थे, वो लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, युद्ध नहीं करते थे, आपस में एकता बनाए रखते थे। बाकी हम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, ये लोग युद्ध के प्रेमी थे, युद्ध किए, युद्ध करके अपना सभ्यता को विस्तार किए। वैदिक सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग इतिहास के क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता मेरा क्लास किए होंगे, तो हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त कैसे हुआ, नगर कैसे समाप्त हुए। तो आप लोग को बाढ़, आर्य के आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, सुखाड़, भूकंप, यह सब कारण बताए थे। उस सभी कारण में से एक कारण है आर्यों का आक्रमण। आर्य वही आर्य ने जो वैदिक सभ्यता को क्या विस्तार किए, वैदिक सभ्यता का आरंभ किए, वैदिक सभ्यता को शुरुआत किए। वही आर्य जो हड़प्पा सभ्यता को मार के भगाए। हड़प्पा सभ्यता को युद्ध प्रेमी, युद्ध नहीं करते थे, वो सिर्फ एकता, अपना जीवन यापन, व्यापार और एकता बनाए रखते थे, अपना जीवन यापन करते थे। और यदि हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक कैसे खत्म हो गया, उसका पतन कैसे हुआ, तो हम बता सकते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी पीढ़ी बहुत नगर को बसाया, और जो आगे पीढ़ी आया वो अपना नगर को घेरते गया। जैसे एक घर में 4 बार बांटा गया, एक घर को 4 भागों में बांटा गया।
फिर उस घर को और बांटा गया, धीरे धीरे वह नष्ट समाप्त होता गया। जो आने वाला पीढ़ी है वह मेहनत नहीं किया, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गया, है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका खेत ले लीजिए, अपना घर ले लीजिए, जो अपना पापा में के भाई में बंटवारा हुआ होगा, जो अपना खुद है वो आप बंटवारा करेंगे। यदि आप आने वाला पीढ़ी है जो काम नहीं करें, जो आपके पापा या दादा बना के गए, उसी भरोसे आप रहेगा, तो धीरे धीरे आपका जो क्या चाहिए अथी है, खेत है, जो भी खेत है एवं घर है, वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कमता जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में हमको देखने को मिलता है, जो पीढ़ी है वो बना के तो चला गया, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पीढ़ी आया वो अपना विकास नहीं किया, वो अपना सीमित, अपना सभ्यता को सीमित बनाया और उसी में रह अपना जनसंख्या को बढ़ाया और धीरे उसको बांटता गया। सिंधु घाटी सभ्यता को दिन पर दिन क्या किया, उसको बांटता गया और छोटा होता गया, ठीक, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को पतन हो गया, है ना। और फिर वैदिक सभ्यता का एंट्री होता है। जैसे आर्य लोग कई इतिहासकारों के मानना है कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया। और ये लुसेंट में या कोई भी बुक में यही देता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, मध्य एशिया के। परंतु कोई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, आर्य लोग भारत के ही थे। जैसे इसमें कार्बन 14 के बारे में हम बताए थे। कार्बन 14 क्या है? कार्बन 14 से यदि जांच किया गया, साइंटिस्ट जांच किए, तो इसमें कई इतिहासकार को मतभेद हो गया। जैसे कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो कंकाल मिले उसमें कार्बन 14 का किया गया रिसर्च, तो पता चला कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में लोग थे वो आर्य नहीं थे, है ना, वो आर्य नहीं थे। कई इतिहासकारों के कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो विदेशी से आए, पर कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, वो भारतीय थे। ठीक उसी प्रकार आर्य में भी सवाल उठता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि आर्य भारत के थे या दक्षिण भारत से आए पूर्व की ओर। कई इतिहासकार कहते हैं नहीं, पंजाब अफगानिस्तान से दक्षिण की ओर गए। कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, यह मध्य एशिया के तरफ से पाकिस्तान एवं पंजाब की ओर आए और ये वैदिक सभ्यता को क्या बढ़ाएं। तो हम आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता को पतन कैसे हुआ, और अब जानते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ठीक, जैसे कि आप लोग पढ़े थे उत्तर पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, उत्तर और पश्चिम। उसी तरफ आर्य लोग आगमन किए और उसी तरफ अपना सभ्यता को फैलाए, और जो भी हड़प्पा सभ्यता के वहाँ लोग थे उस पर आक्रमण किए। ठीक, हड़प्पा सभ्यता को युद्ध से कोई रुचि नहीं था, पर ये लोग झगारू थे, घुमक्कर थे। अपना चारगाह जैसे कि घुमक्कर थे, आर्यों को हम घुमक्कर भी बोल सकते हैं। अपना चारगाह जो रहते हैं, अपना चारगाह को खोज करने के लिए उधर उधर भटकते रहते थे। तो जब आए तो यहाँ रावी, झेलम, सेनाट, सतलज, सिंधु एवं गंगा, सरस्वती, इस सब नदी के पास मैदान उपजाऊ था। अपना चारगाह को फसल को खिलाने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ फसल बहुत है, यहाँ बहुत उपजाऊ मिट्टी है। देखें तो अपना पूरा चारगाह को लेके आए और यहाँ धीरे धीरे बसने लगे, और जो भी वहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उसे मार के भगा दें, इसे कई इतिहासकार को मानना है। और हड़प्पा वाला लोग भाग के दक्षिण की ओर आ गए, ऐसा इतिहासकारों को मानना है। चलिए तब बताएं कि आर्य लोग क्या आए और हड़प्पा सभ्यता जो भी वहाँ थे रहने लगे। और जो भी ये लोग आए तो ये लोग अपना सिर्फ पेट पालना जानते थे और कुछ भी नहीं। आर्य लोग पेट पालना जानते थे और कुछ भी नहीं। जैसे कि शुरू आए, कोई भी आता है शुरू यदि आपका कोई भी जॉब लग जाए या जो भी शुरू मिलता है, तो आप कुछ सोचेंगे ना, उसका डायरेक्ट प्रयोग करना जानेंगे, है ना। इसको क्या करना का अपने खुद पर प्रयोग करना जानेंगे, दूसरों पर ना। मैंने इससे क्या लाभ है, जैसे कि आप पढ़े होंगे चुम्बक किस्म के बारे में, जो भी पहले का खोज हुआ या आज के सिर्फ हम लोग खोज किए, उसका क्या प्रयोग था इस हम कुछ न जानते थे। ठीक, आर्य लोग जैसे आया तो मिट्टी को उपजाऊ था, तो बस उन लोग अपना पेट पालना था, हाँ यहाँ से हमको भोजन मिल जाएगा, यहाँ से भोजन की कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप लोग के गांव देहात में ले लीजिए, जैसे गांव वाला क्या 4-5 को भैंस गाय पोस लेते हैं और कृषि करते हैं। गाय भैंस से दूध, दही, घी ये सब मिल जाएगा, और
खेती करने से अनाज मिल जाएगा, बस गांव वाला यहीं तक सीमित रहते हैं। और हम लोग शहर है या गांव आगे जाके शहर की ओर बढ़ेगा तो हम लोग क्या, गर्मी है तो एसी चाहिए, पंखा चाहिए, इसके लिए प्रयोग करेंगे। या वहाँ बच्चों से हमको पढ़ाना है तो फी चाहिए, इसके लिए हमको को भी या अथी करना है, काम उम करना है। पर गांव में यह ना, बस भैंस उस आ गया, उससे हो गया अपना पेट, उसी ठीक उसी प्रकार आर्य लोग जब आए सिंधु घाटी सभ्यता मैंने सिंधु नदी की ओर, सरस्वती नदी की ओर, ठीक ना, और पंजाब में जो भी 5 नदियाँ उस सब की ओर आए तो वो लोग देखें कि उपजाऊ मिट्टी है और फसल को उपजाएं, अपना जीवन यापन करते थे और अपना चारगाहों को खिलाते थे, बस ये लोग यही जानते थे। फिर धीरे 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 जिसे हम कह सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है ना। ये लोग डायरेक्ट नगर से ग्राम की ओर आ गए। इन लोग के उतना भी दिमाग नहीं था कि हमको बिना घर बनाना है, भवन बनाना है, बस वो अपना जीवन यापन करने के लिए पेट पालन करते थे, है ना, फसल को उपजाते थे और खाते थे और अपना चारगाह को खिलाते थे। बस ये लोग अपना आपस में गाय के लिए झगड़ा करते थे, है ना, गाय के लिए। और जो भी मध्य एशिया से आए हैं घोड़ा है, लोग घोड़ा को बहुत पालतू मानते थे और पोसते थे। और गाय के भी, गाय को माता मानते थे, है ना, यहाँ से शुरुआत होता है, गाय हमारा माता है, गाय को पूजनीय। ये लोग अघनीय कहते थे, गाय को अघनीय, जिसे मारा ना जा सके। यदि कोई मारा तो उसे वेद के अनुसार इसे सजा मिलता था, मृत्यु दंड। आज की बात करें तो गाय, यदि आप गूगल में सर्च मारिएगा कि एक दिन में गाय या एक साल में कितना गाय, भारत की ही बात कर रहे हैं, जिस देश में गाय हमारे माता कहा जाता है उसी देश में गाय को खूब मारा जाता है, बहुत। आप गूगल में सर्च मारेंगे भारत ही देश में गाय कितना हत्या किया जाता है ना। तो आज से बात करें वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व पहले गाय को माता माना जाता था, है ना। अब गाय को तो शहर में देखेंगे तो इसी में घूमते रहता है, कोई उसको पूजनीय नहीं है। चलिए, तो हम क्या बता रहे थे, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, है ना। उत्तर, हाँ, बता रहे थे कि गाय, जैसे कि मान लो पड़ोसी में कोई भी, ये लोग अपना गाय के लिए झगड़ा भी कर लेते थे। मान लो कोई भी, ये लोग कबीला में रहते थे, ये लोग कुछ आर्य लोग कबीला में रहा करते थे। जैसे वो कबीला में ज़्यादा गाय है तो रात के गए अपना वहाँ से गाय चुरा के लेके भागे, ऐसे करते थे, ठीक। और इसी ऋग वैदिक काल मैंने उत्तर ऋग वैदिक काल के आगमन होते होते ये लोग लोहा की भी खोज कर लिए थे, लोहा का, और लोहा से हथियार, धनुष, ये सब बनाना सीख गए। और बस लोग युद्ध प्रेम और युद्ध में शक्तिशाली हो गए और एक कबीले से दूसरे कबीले पर आक्रमण करते रहे, अपना सभ्यता को कैसे विस्तार करते रहे। ये अपना, जैसे कि लोग मानते थे जिस कबीले में जितना अधिक गाय है, घोड़ा है, वो उतना ही अमीर है, आर्यों को मानना था। और ये लोग अपना कैसे अपना अमीरी बढ़ाया जाए तो युद्ध कर लोग को पढ़ाए लिखाए जॉब वॉब करके नहीं, हम लोग अमीर कैसे, अपना पढ़ो जॉब लो तो अमीर बन गया, है ना, या कोई भी काम करो तो अमीर बन गया। बाकी ये लोग की मानना था अमीर बनना है तो दूसरे कबीले पर आक्रमण करो और उस जो भी कबीला में गाय एवं घोड़ा है उसको ले लो, लूट लो, अमीर बन गया। आर्य लोग की मानना था। चलिए, तो बता दें, जैसे कि पहले के हम समाज की बात करें तो मान लो किसी को बेटी को आना है देखने, लड़का आने वाला है, तो जो भी बगल में कबीला गाय भैंस है उस सबको ले आए, पूरा गाय को ले आए। और लड़का वाला आया देखे तो कहा कि हाँ, इनका ही गाय बहुत है, बहुत ढेर मनी है, ये अमीर आदमी होगा। पड़ोसियों से गाय लेके आके दिखाते थे लड़का को, हाँ देखिए मेरे पास ढेर मनी गाय है और हम अमीर आदमी है। तो गाय को इतना सम्मान करते थे, है ना, गाय एवं भैंस। अब के ज़माने में तो जगह घर में अब की गाय भैंस, हमारी बेटी ये ला पढ़ाई की है, गाय भैंस करने के लिए देखेगा जैसे ही भाग जाएगा। तो पहले की बात करें तो गाय भैंस के बहुत बढ़ावा मिलता था, है ना। ये आज के समाज वैदिक सभ्यता के और हड़प्पा सभ्यता के समाज, तीनों को हम तुलना कर चुके हैं। चलिए, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आर्य द्वारा निर्मित
सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जैसे कि हम बताए थे, आज हम दोनों लेके चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, दोनों को तुलना करेंगे। और हो सकता है तो अभी के भी समाज, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता और अभी का, तीनों को तुलना करके हम लोग समझेंगे आज के टॉपिक। इसलिए आप वीडियो तक बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ समझना। मतलब इसको पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की तरह करवा सकते हैं, पर समझिए पहले का समाज क्या था, अब का समाज क्या, और वैदिक सभ्यता का समाज क्या है, तीनों में तुलना कीजिए तब समझ में आता है। जैसे कि हम लोग अभी देखें तो कहा जाता है प्राचीन काल से ही लड़कियों को आगे नहीं, माने उतना छूट नहीं दिया जाता है, पर गलत बात है। प्राचीन काल में लड़कियों को तो सब कुछ की छूट था, पढ़ने के, वेद पढ़ने के। बाकी जैसे मध्यकालीन की एंट्री होता है ऐतिहासिक काल में, मध्यकालीन जैसे ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल, तो मध्यकालीन से ही चालू हो जाता है बाल विवाह, विधवा विवाह, है ना, सती प्रथा, मध्यकाल से चालू होता। प्राचीन काल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, वैदिक काल में नहीं था, लड़कियों को तो पढ़ता था, वेद भी पढ़ा है लड़की। बाकी जब जैसे मध्यकालीन का एंट्री होता है ना, आप पढ़े होंगे इब्न बतूता, अरबुनी, इस सब के काल, इस सब के काल में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, है ना, विधवा को दोबारा विवाह नहीं करना है, किसी भी नारी का पति मर चुका है तो, इस मध्यकालीन से चालू होता है और अभी तक चल रहा है। प्राचीन काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इतिहास में हम ये भी देखेंगे, शुरू से लड़कियां पढ़ रहा था, बाकी ऐसा बीच में क्या हुआ जो लड़कियों को पर्दा में रखना चालू हो गया, पढ़ने, घर से निकलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए घर से नहीं निकलती थी। ऐसा क्या हुआ मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए। तो आर्य द्वारा, जैसे कि है सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को कौन लोग बसाया, तो हम आपको बताए थे भूमध्य सागर से लोग आए थे एवं द्रविड़ लोग, है ना। वैदिक सभ्यता को कौन लोग बसाए हैं, तो आर्य लोग। वैदिक सभ्यता को कौन लोग, आर्य लोग, आर्यों द्वारा निर्मित। वैदिक सभ्यता को कौन बनाए, आर्य लोग। आर्य का अर्थ क्या होता, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बहुत महान, अपने आप को एकदम पूरा महान समझना, है ना, आर्य लोग। और सोचो, कहना चाहे था सिंधु घाटी सभ्यता को जो अपना नगर भवन बना दिया, ये लोग तो ग्राम में आ गया, डायरेक्ट नगर से ग्राम में आ गया। फिर भी आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, एकदम श्रेष्ठ, महान लोग, है ना। आर्य, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है ना। वैदिक सभ्यता को किसने बसाया, आर्य लोग। आर्य सर्वप्रथम, हाँ बताए ना, यह मध्य एशिया से घोड़ा पर सवार करके पंजाब एवं पाकिस्तान की ओर आए। भारत का नक्शा हम बताए थे, है ना, पश्चिम एवं उत्तर की ओर, पश्चिम एवं उत्तर की ओर मध्य एशिया से आगमन किए। किसके लिए, चारगाह को खोज करने, अपना चारगाह को, मैंने चारा के लिए, फसल के लिए जो उसको मिल जाए, खोजते खोजते आ गए पंजाब एवं अफगानिस्तान की ओर, अफगानिस्तान एवं पंजाब की ओर। पंजाब पहले बहुत डबल था, ठीक ना, पाकिस्तान के भी हिस्सा जो लाहौर में है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे। सर्वप्रथम कहाँ, जैसे कि पंजाब में 5 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब और गंगा नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। गंगा नदी न के बराबर सरस्वती और सिंधु, सरस्वती और सिंधु। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, है ना। नदी के कोई भी, हम बताए थे, कोई भी सभ्यता को आप देखें तो वो नदी के किनारे ही है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजरा और फरात नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, चीन की सभ्यता योन नदी के किनारे, सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, और वैदिक सभ्यता भी नदी के किनारे ही है। जैसे वैदिक सभ्यता में सरस्वती नदी को बहुत समान माना गया है। आज सरस्वती नदी लुप्त हो चुका है ना। वैदिक सभ्यता के लोग सरस्वती नदी को बहुत सम्मान देते थे, जैसे कि हड़प्पा के लोग सिंधु नदी के। ठीक उसी प्रकार वैदिक के लोग, जैसे वेद ऋग्वेद में लिखा है, सरस्वती नदी को बहुत सम्मान मानते थे, मैंने उनको बहुत पूजनीय मानते थे। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, है ना। पंजाब की 5 नदियाँ एवं सरस्वती नदी। मेघ स्मरण 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। मेघ स्मरण, भारत से हम क्या सीखे, है ना। तो मेघ स्मरण भारत आए थे, भारत घूमने, और भारत में जो कुछ भी देखे हैं, जो कुछ भी इतिहासकार, एक तरह से इतिहासकार भी हैं, उसको लिखे,
इतिहास का है ना, भारत से मिटा सकते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवासी मध्य एशिया, हम बताए ना, कई इतिहासकारों के मानना है कि मध्य एशिया से, आर्य कहाँ से है, मध्य एशिया से। इसको ही अधिकांश इतिहासकार इसी पर मत देते हैं कि आर्य कहाँ से है, मध्य एशिया से। कई इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, आर्य भारत के ही हैं, कहूँ से नहीं आए। मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवासी कहाँ बताएं, मध्य एशिया को मानना है। एग्जाम होल में देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार आर्यों को मध्य एशिया के मत देते हैं कि आर्य मध्य एशिया के आए हैं, तो मैक्स मुलर। कौन हो जाएगा, मैक्स मुलर। यह एक ग्रामीण सभ्यता है ना, सिंधु घाटी नगरीय, बताए ना, नगर से कैसे गांव आ गया। यदि आपका पीढ़ी, जो आने वाला पीढ़ी, या आप जो अपना दादा तुम्हारा बना के गए हैं, आपके पापा और तुम उसी के भरोसे हो, तो तुम्हारा धीरे धीरे जो भी प्रॉफिट अथी है, खेत है, खलियान है, मकान है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कमता जाएगा, जनसंख्या तो बढ़ता जाएगा। तो आप अमीर की ओर जाएंगे, गरीब की ओर, गरीब की ओर। ठीक वही बात होता है नगर से ग्रामीण की ओर। यदि आप विकास नहीं कीजिएगा, अपने आप को सीमित बना लीजिएगा कि हमें बस यहीं तक, अब नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए आपका 2 तल्ला हो गया, 2 मंजिल हो गया वह मकान, बस अपना तुम्हारा पापा बोल दें बस एक आगे नहीं मकान उठाना है, नहीं पैसा कमाना है, बस पैसा आ गया, कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है इतने भर। क्या जनसंख्या तो बढ़ेगा, क्षेत्रफल तो वही है, तो धीरे धीरे आप गरीब की ओर जाएंगे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में वही होता है। ठीक, डायरेक्ट नगर से गांव पर। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास से आपको कुछ सीख मिले, है ना। जो गलती इतिहास में हो चुका है वह गलती दोहराया नहीं जाए। मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवासी मध्य एशिया में बताएं, नगर से डायरेक्ट ग्राम में आ गए, नहीं तो आज भारत कितना आगे रहता। फिर शून्य से फिर शुरुआत किया, और करते करते आज भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वां, जो कि 3रा स्थान पर आने वाला, ऐसे 5वां स्थान पर है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, आर्यों की भाषा संस्कृति थी। जैसे कि हमको पता नहीं चलता, जैसे आज सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिपि था, हमको पता नहीं कौन सा लिपि है, संस्कृत है कि फारसी है कि उर्दू है कि हिंदी है, इंग्लिश है, पता नहीं चलता। पर वैदिक सभ्यता में धीरे धीरे कोई भी आए जो लिखे, ग्रंथ लिखे, जैसे हम बताएंगे यहाँ पर कौन ग्रंथ लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पर वेद की सभ्यता, वेद का रचना, उपनिषद की रचना, विधान की रचना, जो भी ग्रंथ है वो वैदिक सभ्यता में ही इसको रचना किया गया है। और वैदिक सभ्यता में जो भी इतिहासकार हमें पता चलता है, कुछ लिखे हुए हैं तो कुछ सुन के, मैंने ऐसे सुना हुआ, उसको बोला वो कॉपी में लिख दिया, किताब में लिख दिया। ऐसे वैदिक सभ्यता को मैंने टूटा फूटा इतिहास मिलता है, वैदिक सभ्यता का टूटा फूटा इतिहास मिलता है, उसको जोड़ा गया है ना। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। ऋग्वेदिक काल में अधिकतर इतिहासकार को मैंने सुनोवर इतिहास जानकारी मिलता है, लिखित रूप से नहीं। उत्तर वैदिक काल में लिखित रूप से मिलता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में अधिकतर लोग अपना बुक के रचना करना शुरू कर दिए थे। चलिए, तो ये वैदिक सभ्यता में जो भी लोग थे वो कौन भाषा जानते थे, संस्कृत, है ना। और वही वैदिक काल से चलते चलते जब तक अंग्रेज भारत में था 1600-1900, तब तक हम अंग्रेज गुरुकुल में पढ़ाई करते थे संस्कृत। पर मैकाले नाम के मैकाले नाम के अंग्रेज जो इंग्लिश को मत दिया, संस्कृत को हटा दिया। कहा क्या, हर एक पहले तो बोला गुरुकुल, जो हम लोग पढ़ते थे जाके संस्कृत गुरुकुल में, उनको पहले गुरुकुल को बंद किया और अपना सरकारी स्कूल चालू किया, जो आज तक चल रहा। कहते हम अंग्रेज का बोला, अधिकतर जो भी अंग्रेज भारत में गया, अधिकतर अभी 60 से 70% अंग्रेज का सिस्टम भारत में चल रहा है। अधिकतर हम लोग आजाद सिर्फ अंग्रेज से हुए हैं, पर जो भी अंग्रेज सिस्टम बना के गया उस सिस्टम का अभी तक हम लोग गुलाम है ना। IAS ऑफिसर जो भी, या भी अब संविधान ले लीजिए, देश संविधान से चल रहा। संविधान में 25% चेंज किया गया, संविधान 25%, है ना। चलिए, तो हम उधर नहीं जाते हैं, आइए टॉपिक पर।
चलिए, तो हम बता रहे थे, हाँ, संस्कृत, जो संस्कृत है कब तक, यदि अंग्रेज नहीं आता तो अभी तक हम लोग संस्कृत पढ़ते गुरुकुल में जाके, इंग्लिश नहीं आता, यदि हम अंग्रेज के गुलाम ना बनते तो संस्कृत पढ़ते हैं। बाकी उतना विकास हम भारत नहीं कर पाता, वो बात अलग है, बाकी हम लोग संस्कृत ही पढ़ते हैं। जो हम लोग अभी 10 तक पढ़ते हैं वो भी उतना भी नहीं है योगदान है, जो हम अभी तक संस्कृत पर ही पढ़ते हैं सब कुछ। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल अभी तक चल रहा है ना, वहाँ तक अंग्रेज सही पूर्वक से नहीं पहुँच पाया था। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी एवं आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। सोचो, है ना, मैंने स्त्रियां में, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियां के सम्मान की जाती थी, ठीक उसी प्रकार, जैसे कि उतना नहीं, जैसे सिंधु घाटी में कि समाज मात्र सत्तात्मक थी, मैंने घर का मुखिया माता था, पर वैदिक सभ्यता में उल्टा हो जाता, घर का मुखिया पिता, मैंने पिता सत्तात्मक। वैदिक सभ्यता के समाज के साथ मैंने पिता को ही मुखिया बनाया, घर का मुखिया पिता। पर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन, माता। और अभी के कौन है, कमेंट में बताइएगा, अभी का आपका घर के मुखिया कौन है, माता या पिता। चलिए, तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य करते थे, यज्ञ माने पूजा पाठ कर सकते थे। जैसे स्त्रियों को नीचा नहीं माना जाता था, है ना, यज्ञ कार्य में भाग लेते थे, जो भी यज्ञ होता था। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सोचो, बाल विवाह, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज से नहीं बाल विवाह आ रहा, प्राचीन काल से चले आ रहा है, नहीं, गलत पढ़ लिया तू इतिहास, ठीक ना। बाल विवाह मैंने जो भी था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जो भी मैंने लड़कियों के घर से बाहर नहीं निकलना है, पर्दा में रहना है, जो भी सिस्टम था वो मध्यकालीन से चालू हुआ है, प्राचीन काल से नहीं। प्राचीन काल में सही था, जैसे आज है थोड़ा बड़े, आज भी तो बाल विवाह चल ही रहा, गांव में जाके देखिए, देखने को मिल जाएगा, है ना, पर्दा भी मिल जाएगा, पर्दा प्रथा भी मिल जाएगा गांव में देखने के लिए। चलिए, तो बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन वैदिक सभ्यता में एकदम नहीं था। हमको बताए थे आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है, बाल विवाह को अवशेष नहीं मिलता, पर इसको देखने को मिला है, पर्दा प्रथा को सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। बताए थे, जब भी वो लोग भवन बनाते थे, तो जैसे गेट है, गेट के सीधा हिलेगा जैसे दीवार खड़ा मिलेगा। क्यों, जो भी अंदर स्त्रियां हैं, जो भी लोग आए उसको नहीं देख पाए, मैंने उतना भी नहीं, जैसे कि घर से, लड़कियों के घर से बाहर नहीं निकलने के लिए घर भवन में ही कुआं मिला है, स्नानागार मिला है, शौचालय मिला है, अन्नगार मिला है, मैंने सब कुछ घर ही में जुगाड़ है, बाहर नहीं निकलना लड़कियों को। क्यों, है ना, पर्दा मिला है ना, जो मैंने लड़कियों के घर से बाहर नहीं। और वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं है, यज्ञ भी कर सकती लड़कियां, पढ़ भी सकती लड़कियां, बाल विवाह भी नहीं था, है ना, उम्र के हिसाब से शादी होना चाहिए, चलो, लड़की घूम भी सकती है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। चलिए, इसका मतलब विधवा माने सती प्रथा भी नहीं था वैदिक सभ्यता में। सती प्रथा जैसे कि मध्यकालीन में देखने को मिल जाता है, जैसे इतिहासकार इब्न बतूता, अरबरों ने अपने इतिहास, जो भी भारत आए थे तो अपने बुक में लिखते हैं, रहना एवं बुक है, आइन अकबरी, इस सब बुक में हमको देखने को मिलता है कि सती प्रथा में यदि किसी की पत्नी का पति मर चुके हैं, किसी भी स्त्री का पति मर चुके हैं, तो स्त्री को जबरदस्ती आग में डाला जाता था, ऐसे सती प्रथा करते हैं। मध्यकालीन में मिलता, पर वैदिक सभ्यता में नहीं, प्राचीन काल में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। अरबरूनी एवं इब्न बतूता खुद अपना बुक में लिखते हैं, है ना। बाकी वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई या किसी से भी शादी कर सकता था, है ना, छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। मैंने विधवा किसी की स्त्री का पति मर चुका है तो वह दोबारा शादी कर चुका है, उन्हें कर सकता है, पर मध्यकालीन में ऐसा कुछ भी नहीं था। यदि किसी का स्त्री का पति मर गया तो उसे
उसको भी मार देना चाहिए, न तो जीवन भर विधवा के रूप में अपना जिंदगी गुजारो। ऐसा था मध्यकालीन में, पर वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यदि किसी स्त्री का पति मर गया तो दोबारा शादी भी कर सकती है, अपना जीवन यापन किसी पुरुष के साथ कर सकती है, अपना जीवन जी सकती है। वैदिक सभ्यता में विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती है या किसी और से भी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, है ना, इसे वेद पढ़ने की आज़ादी थी। आज की बात करें, जैसे कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर के नाम सुने होंगे आप, अंग्रेज के समय, है ना, आधुनिक काल थोड़ा मैंने आया मध्यकालीन में, तो स्त्री के तो छोड़ो, पुरुष को भी जो नीचा जाति के है उसे वेद पढ़ने की आज़ादी नहीं था। वेद तो हटाइए, उसे पढ़ने की आज़ादी नहीं था, पुरुष के भी। पर वैदिक सभ्यता की हम बात करें, वैदिक सभ्यता के तो स्त्रियां वेद भी पढ़ सकती थी, शिक्षा ग्रहण भी कर सकती थी, है ना। अभी आज के गांव में देखें तो लड़कियों को उतना नहीं पढ़ा जाता। आज के देखें तो वैदिक सभ्यता के तो बहुत बहुत चल गए हैं सब पूरे। आज के भी गांव में हम देखें तो लड़कियां 10वां तक पढ़ ली, 12 तक पढ़ ली, उसका आगे ना, या कहूँ शहर में जाके पढ़ना चाहती है स्त्रियां, तो उतना घर से छूट नहीं मिलता उसको, स्त्रियां को, ठीक ना। पर स्त्रियां वैदिक सभ्यता में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ठीक ना, वेद भी पढ़ सकती थी, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा, बताए ना, क्या था, घोड़ा। गाय को पूजनीय मानते थे, है ना, गाय को हत्या नहीं करते थे, ये लोग घोड़ा पर ही बैठ के घूमते थे। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा एवं स्वार्थिक प्रिय देवता इंद्र थे। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर से तुलना कर रहे हैं वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय कोई भी भगवान के नाम नहीं मिला है, बस पशुपति पूजा करते थे, है ना, मूर्ति मिला है, मात्र स्त्री की मूर्ति मिला है ना, कुंवर वाला बेल को पूजा करते थे। पर वैदिक सभ्यता में एक भगवान का नाम मिला, इंद्र। क्या भगवान का नाम मिला, इंद्र, है। तो ये लोग घोड़ा को प्रिय मानते थे, घोड़ा को प्रिय मानते थे, गाय के पूजनीय मानते थे, और स्वार्थिक प्रिय देवता किससे, इंद्र को। किसको, इंद्र को, है ना। चलिए, आर्य द्वारा खोजे गए धातु लोहा, बताए ना। वैदिक सभ्यता दो भागों में, ऋग्वेदी और उत्तर ऋग्वेदी काल। ऋग्वेदी काल को खत्म होते होते लोहा का भी खोज हो जाता है। ये लोग धनुष, तलवार, ये सब चलाना, युद्ध करना, और पहले से ज़्यादा अधिक युद्ध करना चालू कर देते हैं, दूसरों कबीलों पर आक्रमण करना चालू कर देते हैं। युद्ध के प्रथा यहीं से ही चालू होता है, दूसरों पर आक्रमण करना, जो आज तक है। पाकिस्तान चीन क्या कर रहा, भारत पर आक्रमण कर रहा, अपना क्या क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। कब से शुरू हुआ, वैदिक सभ्यता से, है ना। उस कबीला पर आक्रमण करना, अपनों में मिला लेना, उस कबीला पर आक्रमण करना, अपनों में मिला लेना, अपना क्षेत्र को बढ़ाना है, सिर्फ युद्ध करके, है ना। उस समय की ज्ञान नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना पढ़े लिखे लोग नहीं था, तो इस करता था। आज के लोग तो पढ़े लिखे हैं, फिर भी अमेरिका के देख लो, अमेरिका, यूरोप में जो भी आसपास देश है उसको देख लो, रूस के देख लो, चीन के देख लो, पाकिस्तान के देख लो, इतना पढ़े लिखे के बावजूद भी दूसरे देश पर आक्रमण करते, किसके लिए, क्या मेरा क्षेत्र बढ़े। अभी भी कहते हैं मेरा है, जम्मू कश्मीर मेरा है, पीओके मिला है, मेरा है ना, पाकिस्तान बोलता है। अभी भी क्षेत्र को प्रहार है, जैसे कि आर्य लोग करते थे, कबीला पर आक्रमण, ठीक उसी प्रकार अभी भी देखने को मिलता है ना। तो लोग क्या पढ़े, आर्य का प्रिय पशु घोड़ा एवं स्वार्थिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजे गए धातु क्या था, लोहा था। लेन देन में, हाँ, ये लोग अर्थव्यवस्था पर आ गए, ये लोग लेन देन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लेन देन क्या, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और व्यापार करते थे। पर इन लोग, और मोहरे मिला है, मुद्रा मिला, मुद्रा का उतना अवशेष नहीं मिला, मोहरे मिला, है ना। चलो, लेन देन में ये लोग वस्तु विनिमय प्राणी था, माने आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर। ये लोग भी अभी सिक्का नहीं चलाए, बस वस्तु विनिमय प्राणी, माने लेन देन वस्तु से वस्तु, धान से गेहूं ये करते थे, है ना। लेन देन में वस्तु विनिमय प्राणी प्रचलित थे। आशा करता हूँ कि यह आपको ये पर्टिकुलर सब याद समझ में आया होगा।
टाइम लिए हैं और समझाएंगे। जैसे वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में है, इसको देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर ऋग्वेदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी एवं आर्यों की भाषा संस्कृति थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। आर्य का प्रिय पशु एवं घोड़ा एवं स्वार्थिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजा गया धातु लोहा था। लेन देन में वस्तु विनय प्राणी प्रचलित थी। यदि आप इस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक सही से समझना चाहते हैं तो आप घर पर कॉपी में सिंधु घाटी सभ्यता एक तरफ वैदिक सभ्यता, अब दोनों में क्या अंतर है इसको लिखिए। आपको बहुत हो सकता है कि आज के समाज कैसा है, आज का लोग कैसा है, इसको भी कीजिएगा तो आपको इतिहास समझ में आएगा, है ना। इतिहास का परिभाषा ही है, बताए थे। सब पर तुलना कीजिए और क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया, पहले से हम लोग पीछे हैं कि आगे, ये सब देखिए तब पता चलेगा। ये हकीकत में आप ऐसे कीजिएगा तब हकीकत में आप इतिहास का स्टूडेंट है, ऐसे नहीं। तुलना कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और आज का, ये तीनों में क्या हम लोग पीछे हैं कि आगे बढ़े हैं। क्या आगे है तो क्या चीज़ में आगे हैं, पीछे हैं तो क्या चीज़ में पीछे हैं। हो सके तो कॉपी में आप ऐसे कीजिएगा। चलिए ऋग्वेदिक समाज, हाँ अब समाज माने जाति में आ जाते हैं। जैसे आज के जाति बहुजाति है, बढ़ चुका है। तो ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वर्ण मैंने जात रंग भी होता है पर इनमें जाति आया मैंने विभाजित। जैसे कि वैदिक सभ्यता में जो लोग जो काम करता था उसे व्यवसायिक रूप में बांट दिया गया, है ना। वो लोग वेद पढ़ते थे तो उसे ब्राह्मण बना दिया। यदि उस सेना में शामिल हो गया तो उसे क्षत्रिय बना दिया, है ना। कोई और नीचा काम किया तो उसे शूद्र बना दिया। ऐसा वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है। तो ये लोग हल्का फुल्का समाज में पीछे रह गए, मैंने व्यवसायी में, काम जात पात में ये लोग ज़्यादा पीछे रह गए। तो ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये लोग अपने आप को मानते थे कि ब्राह्मण देवता, परम पुरुष, न माने बहुत महान, परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए, परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए, ऐसा मानना है इन लोग का। वैदिक सभ्यता के लोगों को मानना है कि ब्राह्मण लोग मुख से उत्पन्न हुए हैं। किसका? परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय जो युद्ध में शामिल होता था, सैनिक यूनिट, वो परमात्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुआ, परमात्मा के भुजाओं से। और वैश्य, ये लोग के मानना है कि हम लोग जांग से उत्पन्न हुए। जैसे आप महाभारत देखे होंगे, महाभारत में कर्ण, अर्जुन, जो नीचा जाति के है, शूद्र है, वैश्य है, इन लोगों को धनुष चलाने का अधिकार नहीं है ना, युद्ध में लड़ने का अधिकार नहीं है। यदि सामने वाला क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो युद्ध में पंगा लेता था, लड़ता था, यदि उनको सामने कोई शूद्र नहीं आ सकता। जैसे कर्ण, है ना, महाभारत देखोगे, कर्ण शूद्र एवं वैश्य के अंतर्गत आते थे। जब वो गया तो माना कर दिया कि नहीं, कर्ण नहीं आ सकता है क्योंकि नीचा जाति के है ना। महाभारत देखोगे तो आप ये सब कहानी सुने होंगे। ब्राह्मण परमात्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, परमात्मा के जांघों से, और शूद्र पैरों से। मैंने सबसे महान, सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे और सबसे नीचे शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, कामों पर आधारित, जन्म पर नहीं। मैंने काम, जो चीज काम किया वो अथी हो गया, वो है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, यह विभाजन व्यवसाय पर
आधारित था। चलिए, अब मान ली जैसे कि कोई भी वैश्य, इसका जो बेटा आएगा ये भी वैश्य हो जाएगा, तो ये जन्म पर आधारित हो गया। पर एकदम शुरू बहुत शुरू की बात करें, इसकी यह चारों कहाँ से निकला, तो व्यवसाय पर। ये तो पता है जन्म, शूद्र का बेटा शूद्र नहीं होगा, ये तो जन्म पर आधारित हो गया। पर इस ब्राह्मण कहाँ से आया, क्षत्रिय कहाँ से आया, तो ये व्यवसाय पर आधारित किया। जो वेद पढ़ा वो ब्राह्मण बन गया, जो युद्ध में शामिल हुआ क्षत्रिय बन गया, जो घर में नौकर की तरह काम किया राजमहल में वो वैश्य बन गया, जो उससे भी बहुत नीचा है पत्थर इसमें जूठा उठा सावन वो शूद्र बन गया। काम पर आधारित हुआ। पर उसका जो बेटा आने वाला है, इसके शूद्र के बेटा कभी युद्ध नहीं लड़ सकता है, कभी राजा नहीं बन सकता, कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। जैसे ब्राह्मण की बात करें तो आज का ब्राह्मण नहीं, आज का जो गांव में घूमता पंडित जी वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जो वेद का जानकारी हो, जो वेद पढ़ते थे, है ना, वो सब ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ब्राह्मण अपने आप को क्या मानते थे, तो परमात्मा को मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, एवं शूद्र परमात्मा के पैरों से। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको से आप स्क्रीनशॉट कीजिए और जूम कीजिए इसको, और फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, टॉपिक को याद रखिएगा। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, है ना। जो यह है फिर तो जन्म के आधार पर चलता है, हो गया तो हो गया, आज तक चल रहा है जन्म के आधार पर, है ना। लोहार के बेटा लोहार ही होगा, बढ़ई के बेटा बढ़ई ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, होता है ना ऐसे। कोई बोलेगा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मैं ना बोल सकता आयुष का बेटा आयुष, है ना, दरोगा का बेटा दरोगा, ऐसे नहीं हो सकता। चलिए, जो जाति पर आता है, जो उन जात के है वही जात के। आर्य का समाज पितरात्मक था, है ना, पिता प्रधान। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज क्या था, माता पर आधारित, है ना, घर का मुखिया माता हुआ करता था। यहाँ घर का मुखिया पिता हुआ करता था। कैसे चेंजिंग हुई है समाज में, जो शुरू से आ रहा पिता डायरेक्ट मैंने शुरू से आ रहा माता डायरेक्ट पिता पर आ गया, है ना, जो कि अभी तक चल रहा पिता। घर का मुखिया पिता ही है अधिकतर आपके घर में। यदि मम्मी का बस चलता है वो बात अलग है, पर अधिकतर घर का के जो भी है अगथी लेते हैं, जो भी राय हुई पिता के ही आदेश पर, है ना। माता है तो माता का बस चलता है, राज चलता है, पर अधिकतर पिता को ही श्रेष्ठ माना जाता। चलिए, तो हम बताए थे पिता प्रधान था। तो हम वैदिक सभ्यता में देख लिए सही से, अभी और आगे है देखते हैं इसको। वैदिक सभ्यता हम लोग देख लिए, स्त्रिया का क्या हाल है, समाज में पिता है, घर का उनका पिता के माता, इसको देख लिए। आर्य लोग कहाँ से आए, तो मध्य एशिया से। लोग सबसे प्रिय पशु किसको मानते थे, घोड़ा को। सबसे प्रिय भगवान किसको मानते थे, इंद्र को। और क्या देखें, हाँ, ये लोग लोहा का भी खोज किए हैं। यहाँ पर बाल विवाह सती पर था, है ना, लड़कियों को उतना घर में नहीं, पर्दा में नहीं रखा जाता था, यह सब देखें। और हाँ, ये लोग सबसे पहले जो आए थे पंजाब पाकिस्तान से, फिर धीरे धीरे दक्षिण को गए। ये लोग के मूल निवासी मध्य एशिया से मानते हैं। पति के साथ अपना पत्नी जो है यज्ञ कर सकता है, यह सब देखें। चलिए, वैदिक सभ्यता को निर्माण कौन किया था, आर्य लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद तो द्रविड़ लोग, जो भूमध्य सागर की ओर से आए थे। आपको समझ गए होंगे। चलिए, आर्य का समाज पितरात्मक था। उपनिषद हो, महापुराण हो, वेदांग हो, वेद हो, इस सभी वैदिक सभ्यता में ही रचा गया है, लिखा गया है। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या क्या है, 108। कौन कौन एग्जाम में ना पूछता है, कौन कौन ऐसे होता है, पर 108 आप याद कीजिए। उपनिषदों की कुल संख्या 108। महापुराणों की संख्या 18, मैंने पुराणों की संख्या, महापुराण बोला पुराणों की संख्या। या आपको पूछे महाकाव्य की संख्या क्या है, तो 2। कौन कौन, महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण। पुराणों बोले या महापुराण बोले, संख्या 18। आप में से कोई बता सकते हैं कि पुराणों की संख्या 18 ही क्यों है।
चलिए आप यह बता सकते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था कितने दिन तक चला? तो 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। आप यह बता सकते हैं कि महाभारत जो भी युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र। आप यह तो बता सकते हैं कि कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा, है ना? कहाँ है? हरियाणा। चलिए पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108, वेदांग की संख्या 6। यहाँ वेदांग, यहाँ वेद है। वेदांग की संख्या 6 और वेद की संख्या 4। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलिए वेदों की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, महापुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की कुल संख्या 108। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। थोड़ा हमने कुछ दर्शन का नाम है, उनका प्रवर्तक माने उनका लेखक है, कौन रचना किया है। जैसे योग, एग्जाम बोर्ड में यहाँ से देखने को मिलता है, इसको मजाक में मत लेना। हो सकता है इसको भी जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकता है ना, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको जूम करो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक वैदिक सभ्यता से एक टॉपिक आएगा तो ही आएगा। योग का प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि। कौन है? पतंजलि। योग पतंजलि ना, पतंजलि के जब भी नाम आएगा तो योगा, तो पतंजलि। संख्या कपिल। संख्या कौन है? कपिल। संख्या का प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय गौतम, गौतम बुद्ध। न्याय गौतम, न्याय गौतम। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जिमनी, पूर्व मीमांसा जिमनी। उत्तर मीमांसा बादरायण, बादरायण। दर्शन माने तो फिलोसफी। यदि आप 12th पास हो गए तो एक बार कम से कम फिलोसफी आपको पढ़ना चाहिए, है ना? तो योग का प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। संख्या का कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बाद रायन, उत्तर मीमांसा के बाद रायन। योग के पतंजलि, संख्या के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बाद रायन। यह क्लास आपको आया समझ में? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? वैदिक काल कब से कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक? तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता को किसने बसाया? तो आर्य लोग। आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ से आए? तो मध्य एशिया की ओर से। यह किसने कहा? कौन किसने मत देता? तो मैक्स मुरल। और बताएगा सबसे पूजनीय पशु कौन है? तो घोड़ा। इस भगवान किसे मानते थे? बहुत प्रिय भगवान, बहुत प्रिय देवता तो इंद्र को। पूजनीय अघनीय किसे कहते थे? गाय को। इसे मार न सके। लड़ाई झगड़ा कबीलों पर आक्रमण किसके लिए? गाय एवं घोड़ों के लिए करते थे। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा एवं बाल विवाह, सती प्रथा एवं लड़कियों के पर्दा में रहना, यह सब था? तो नहीं था। और वेद की संख्या क्या है? 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108, पुराणों की संख्या 18। अब बताइएगा योग का प्रवर्तक पतंजलि, संख्या का कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बाद रायन। इथा जैसे कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक काल आज हम लोग पढ़े, कल पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उसमें क्या हुआ, ये लोग कहाँ से कहाँ आए, ये हम लोग देखेंगे। आज भर क्लास यहाँ तक रखते हैं। यदि आपको कुछ दिक्कत होता है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।